जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टम इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ चलाई गई है क्लास 12th के उन छात्रों के लिए जो इस बार वो पेपर देने वाले हैं 2025 में, जो इंटरमीडिएट के पेपर देने वाले हैं बिहार बोर्ड के। तो ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये हम प्रिपरेशन की सीरीज़ चलाए हुए हैं। इनमें हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं। हमने आपको बता रखा है कि कैसे हमको प्रिपरेशन को पढ़ना है। पहले इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया 12th इंग्लिश ग्रामर के नाम से। आप जाएं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सेस करें। आप पहले तीनों वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये चौथे वीडियो को देखें। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे हमें पढ़ना। हमने बता रखा है कि हमें 3 तरीके से प्रिपरेशन को ख़त्म करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन इससे 3-4 क्वेश्चन आने तय होते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ हमने चर्चा पहले ही कर ली है। जिसमें हमने बता रखा है कि जनरल प्रिपरेशंस पढ़ने हैं, हमें फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं और वर्ड्स विथ फिक्स प्रिपरेशन पढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3rd नंबर का है। अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज ये फर्स्ट का जनरल प्रिपरेशंस के लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा वर्ड है कुछ 22 से स्टार्ट होने वाला है। इसकी PDF मैंने बता रखा है कि इसकी PDF आपकी अपलोड होती है आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है सिस्टम इंग्लिश बाय रिशु पटेल। उस पर आप जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने फ्री फ्रॉम करा दिया था। अब आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाई का है। आज ज़्यादा नहीं है, कम ही है। मुझे लगता है आधे घंटे पर्याप्त होंगे। ठीक है, आधे घंटे ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये 2 घंटे के बराबर हो जाता है आधे घंटे, क्योंकि वहाँ पर लिखने का टाइम दिया जाता है आपको, फिर बताया बहुत टाइम टेकन होता है वहाँ। इससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन ही बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है डैट इज़ बाय। बाई के बारे में जानते हैं कि बाई का यूज क्या है। तो पहला कहता है कि अगर पैसिव वॉइस में हमें डूअर बताना होता है, पैसिव वॉइस में हमें डूअर बताना होता है, और डूअर वो कौन होता है, कोई पर्सन होता है। पैसिव वॉइस में हमारा जो डूअर कोई पर्सन होता है, तब हमको उससे पहले क्या लगाना होता है, तो हमें लगा देना होता है बाय। जैसे द हाउस वॉज पेंटेड बाई रोहन, द हाउस वॉज पेंटेड बाई रोहन। देखिए, रोहन क्या है, डूअर है, तो डूअर पर्सन है, पर्सन के लिए हमने क्या लगा दिया, बाई। तो बाई का तो पहला यूज ये है कि पैसिव वॉइस में हम डूअर को बताने के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इसके हम दूसरे यूजेस को देखते हैं कि दूसरा यूज इसका क्या है बाई का। तो दूसरा यूज कहता है कि अगर आपको टाइम बताना हो, टाइम सोर्स बताना हो, तो उस टाइम सोर्स से पहले तो आपको द लगाना पड़ेगा। ये फिक्स है कि टाइम सोर्स जो भी आप बताएंगे, कैसा भी बताएंगे, जिस चीज़ से भी आप घड़ी से बता रहे, घंटा घर से बता रहे, आप जिस चीज़ से भी बता रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि उस टाइम सोर्स के पहले, क्योंकि टाइम बताने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, मोबाइल है, क्लॉक टावर है, ठीक है, वॉच है, क्लॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस भी टाइम सोर्स से आप टाइम बताएंगे, उससे पहले आपको द लिखना होगा और उसके पहले आपको बाय लिखना होगा। जैसे हमने कहा कि मेरे घड़ी में 8:45 हुए हैं, दैट मीन्स मेरा घड़ी, टाइम बताने का सोर्स क्या है, मेरा घड़ी। यहाँ हो सकता है आप दीवाल घड़ी से बोलें तो दीवाल घड़ी बोलेंगे तो क्लॉक कहना होगा, घंटा घर बोलें तो आपको क्लॉक टावर कहना होगा। ठीक है, तो वही कहता है कि डिपेंड करता है कि जो भी आपका टाइम सोर्स है। तो कहता है कि बाई का इस्तेमाल हम टाइम सोर्स के लिए भी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है ब्लैंक दे करके, कि जो भी टाइम सोर्स है, टाइम सोर्स से पहले आपको क्या लिखना है, तो टाइम सोर्स से पहले आपको द लिखना है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ कि अगर ट्रैवल सोर्स की हम बात करें, जिससे भी हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल सोर्स की बात अगर करें तो ट्रैवल सोर्स के लिए हमें क्या नहीं लिखना है, तो हमें ट्रैवल सोर्स से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। इसका मतलब होता है ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल कहने का मतलब क्या है कि ट्रैवल सोर्स के नाम के पहले हमको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपसे ये एरर में ये ब्लैंक दे करके पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वही अगर आप CBSE या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देंगे तो एरर दे करके पूछा जाता है। तो देखिए, आपने कहा ही केम हियर डैश कार। कार क्या है, ट्रैवल सोर्स है ना, किस चीज़ से आया है, किस चीज़ से ट्रैवल किया है, तो कार से। तो ट्रैवल सोर्स को बताने का हमको क्या इस्तेमाल करना है, बाई। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए, बाई द कार, बाई द कार, तब ये गलत हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे बाई नहीं, आपको यहाँ पे इन करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये हम आगे अभी देखेंगे, भी मिलेगा भी हमें कल या परसों, फिक्स प्रिपोजिशन में भी आएगा। तो देखिए, कहता है ही केम हियर बाई कार। कार क्या है, तो ट्रैवल सोर्स है, तो ट्रैवल सोर्स के पहले हमको क्या लगा देना है, बाई।
बस क्या है, ट्रैवल सोर्स है, बस बनाया ही गया है ट्रैवल करने के लिए। ट्रेन क्या है, तो ट्रेन बनाया ही गया है ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल सोर्स है। शिप क्या है, पानी का जहाज, ट्रैवल का सोर्स है। मेट्रो क्यों बनाया जाता है, तो सिटी में ट्रैवल करने के लिए, तो ये भी ट्रैवल का सोर्स है, ठीक है। लेकिन पैर, क्या पैर हमको ट्रैवल करने के लिए बनाए गए हैं? नहीं। तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, पैर तो ट्रैवल करने के लिए नहीं बनाए गए। तो पैर ट्रैवल सोर्स हमारा नहीं है, पैर हमारा ट्रैवल सोर्स नहीं है। और जब पैर ट्रैवल सोर्स नहीं है तब हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑन। वैसे ही घोड़ा, घोड़ा तो एक जानवर है भाई, उसे थोड़ी ना ट्रैवल के लिए बनाया, भले हम यूज कर लेते हैं पर वो बनाया तो भगवान ने उसको इसलिए नहीं है। और जब नहीं बनाया है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, तो ऑन लिखेंगे। तो जो ट्रैवल सोर्स है उसके साथ बाई, और जब ट्रैवल सोर्स ना हो तब उसके साथ हम क्या लिखेंगे, ऑन। आई थिंक आपको ये बाई के 3 यूसेज क्लियर हो पाए होंगे। कौन कौन से, तो पहला बाई का यूसेज ये है कि पैसिव वॉइस का अगर हमारा डूअर हो, तो पैसिव वॉइस के डूअर पर्सन अगर हो तो उसके लिए बाई लगाते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा हमने सीखा कि टाइम सोर्स बताने के लिए भी बाई लगाते हैं, लेकिन टाइम सोर्स से पहले प्रीपोजिशन आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, कौन सा, द। फिर हमने कहा नेक्स्ट क्या कि थर्ड कहा हमने कि बाई का इस्तेमाल हम ट्रैवल सोर्स के लिए भी करते हैं, ठीक है, कि जिससे हम यात्रा कर सकते हैं ये चीज़ों को बताने के लिए। तो ट्रैवल सोर्स से पहले हमको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब फॉर के यूजेस देख लेते हैं हम। देखिए फॉर का भी 3 यूज है। फॉर का 3 यूज क्या है, तो पहला तो ये कहता है पर्पस का, पर्पस मतलब उद्देश्य का। जैसे आपने कुछ फ्लावर खरीदे, कह रहा है कि आई बॉट दिस फ्लावर्स फॉर कीर्ति, आपने कुछ फ्लावर्स खरीदे। तो फ्लावर के खरीदने का क्या मतलब था, किसके लिए खरीदा आपने, आपका उद्देश्य क्या है, तो कीर्ति के लिए। तो आपने कीर्ति को देने के लिए खरीदा है, तो आपका उद्देश्य है, इस वजह से आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर लिख दिया। फिर देखिए ड्यूरेशन को भी बताता है, ये अवधि को भी बताता है। जैसे आपने कहा आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, कि मैं 10 मिनट तक इंतज़ार किया था। तो 10 मिनट तक यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम ही तो बता रहा है, ड्यूरेशन ही तो बता रहा है। तो अगर ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है तो ड्यूरेशन बताने के लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे एक्सचेंज के लिए कि यू कैन हैव दिस, एक्सचेंज मतलब कि आप कोई चीज़ दिए वो कोई चीज़ वापस दे दिया। तो कहा आपने कि यू कैन हैव दिस शर्ट फॉर ₹2000, कि आपने उसको 2000 रुपये दिए और उसने बदले में आपको क्या दिया, शर्ट दिया। तो एक चीज़ आपने दी 2000 रुपये, उसने आपको बदले में क्या दिया, तो उसने बदले में आपको एक शर्ट दे दी। तो क्या ये एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज करने के लिए भी हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फॉर का। अभी तो और भी ज़्यादा फॉर का यूज है, जैसे बिकॉज के सेंस में आता है, सुटेबिलिटी के लिए आता है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए ऑफ का यूज का देख लेते हैं हम। तो ऑफ का यूज क्या क्या है, तो ऑफ का जो पहला यूज है वो कहता है पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन बताना मतलब अधिकार के लिए। जैसे आपने नाउन, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, जब ऑफलाइन क्लासेस हमारी थी, तो जब मैंने आपको बताया होगा तो क्या बताया होगा कि पोजीशन बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, लिविंग का अलग, नॉन लिविंग का अलग। लिविंग में हम क्या लगाते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैं कहाँ बता दूँ आपको, चलो नीचे ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 शब्द, आपको बताया गया था पोजीशन के केस में क्या, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा आपको। पोजीशन के केस में मतलब आपने पढ़ा था पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। क्या पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं, तो किसी नाउन में, किसी जो लिविंग नाउन है उसमें अगर आपने अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया हो, लिविंग के लिए था ये, कि आपने लिविंग नाउन लिखा हो और लिविंग नाउन में आपने क्या जोड़ दिया हो, अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया हो, तो क्या बन जाता था, तो वो बन जाता था पॉजेसिव केस। जैसे हमने कहा रमन की बहन, तो आप क्या लिखते थे, रमन्स सिस्टर, यही लिखते थे। लेकिन ये तो लिविंग के लिए था। जैसे आपने कहा तरुण की किताब, तो आपने लिख दिया तरुण्स, इसको हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था, तरुण्स की किताब मतलब तरुण्स बुक। लेकिन ये तो रमन भी क्या लिविंग है और तरुण भी क्या लिविंग है। लेकिन जब नॉन लिविंग की बात हो जाती थी पॉजेसिव केस में, तो नॉन लिविंग के साथ क्या आता था, तो नॉन लिविंग के लिए आपको बताया गया था कि नॉन लिविंग का केस बनता है कि पहले आप पोजीशन को लिखते हैं, पहले आप अधिकार को लिखते हैं, फिर आप ऑफ को लिखते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आप उस नाउन को लिखते हैं। मतलब कि जैसे आपने लिखा टेबल्स लेग, तो क्या ये लिखना गलत है, सही है, तो गलत है, क्योंकि टेबल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, लिविंग में लगाते हैं। तो कैसे इसका बनेगा, तो इसका हम बनाए थे ऐसा, अगर आपको याद हो तो
और लेग ऑफ टेबल कह लें या फिर लेग ऑफ टेबल कह लें। याद है? वैसे आपको कहा गया था कार्स विल, तो आपने कहा था सर ये भी गलत है, क्योंकि कार क्या है, नॉन लिविंग है, हमें क्या लिखना पड़ता था, तो विल ऑफ कार, ऐसा ही लिखना होता था और जाकर के ये सही होता था। याद आया? तो अभी पोजीशन बताने के लिए भी, नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑफ लिखना पड़ता है। तो उसी की चर्चा भी यहाँ पे छिड़ी हुई थी, क्या कि अगर कोई नॉन लिविंग हो तो नॉन लिविंग के पोजीशन को बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का करते हैं, तब ये जा करके सही होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव के लिए आपने पढ़ा होगा 2 ऑफ 3, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता था, गुणा करते थे ना। आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे, जब बड़े बड़े से आपको मिल जाता था ना इस तरीके से 2 + 3 × 3 ऑफ 9, तो पहले हम क्रिया इसकी करते थे। तो इसमें करते क्या था, 3 × 9 मल्टीप्लाई। तो ऑफ जहाँ पे भी होता था, ऑफ का दूसरा मीनिंग सीट, 1 मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ऑफ का दूसरा मीनिंग हमने क्या समझा था, तो ऑफ का दूसरा मतलब मल्टीप्लिकेटिव, मतलब मल्टीप्लाई के लिए। जैसे आपने कहा कि 25% ऑफ 200, तो इसको आप क्या करेंगे, गुना ही तो करेंगे, ऐसा ही तो सॉल्व करेंगे। 25 = 100 × 200, तो आप फाइनली क्या लिख देंगे, 50। तो ये आपने किया क्या, गुणा किया। तो गुणा करने के लिए भी हम इस्तेमाल किसका करते हैं, तो ऑफ का करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा जो है वो तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा कहता है कि अगर आपको पार्टिटिव बताना हो, पार्टिटिव मतलब क्या, तो पार्टिटिव मतलब भाग। तो आपने कहा अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, तो आपका जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, उसके आप एक मेंबर की बात कर रहे हैं। तो आपका इस मेंबर को आपने क्या किया, अपना पार्ट ही तो बताया, अपना हिस्सा ही तो बताया, ठीक है। तो हिस्से बताने के लिए भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये फॉर और ऑफ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन अब बनते हैं। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, क्या है, कहता है कि एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो, किसी टाइम एक फिक्स टाइम की बात की जा रही हो, तो इसके लिए हमको क्या लगाना है, एट, कोई डे हो, दिन हो, तो उसके लिए ऑन, कोई डेट हो तो उसके लिए ऑन, कोई मंथ हो या फिर कोई ईयर हो तो उसके लिए इन। जैसे देखिए, आपने कहा आई रिच डैश एट 7 o'clock, आई रिच दिल्ली डैश 7 o'clock, मैं दिल्ली 7 बजे पहुंच गया था या पहुंचा। तो आप ज़रा बताइए, 7 बजे क्या एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। जब एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, एट। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो ठीक है, मैं बेसिकली मैं अगर मैं कह रहा हूँ तो मंथ है, मंथ के लिए इन। 2005 क्या है, ईयर है, ईयर के लिए इन। मंडे क्या है, डे है, डे के लिए ऑन। 7 सितंबर क्या है, डेट है, डेट के लिए ऑन। आई बात समझ में, कि एग्जैक्ट टाइम हो तो उसके लिए एट, डे हो ऑन, डेट हो ऑन, मंथ हो इन, ईयर हो इन, ठीक है। आइए फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कैसे तो कह देते कि पार्ट्स ऑफ जो डे है, पार्ट्स ऑफ और डे कि दिन के जितने भी हिस्से हैं, भाग हैं, उन सभी के साथ हमको क्या लिखना पड़ता है, तो हमें लिखना पड़ता है एट। जैसे एट इज़ यूज विद द फॉलोइंग, निम्नलिखित के साथ हम ऐड का यूज करते हैं। जैसे डॉन, डॉन मतलब होता है क्या, भोर। डॉन मतलब क्या होता है, भोर। डस्क मतलब संध्या। डे ब्रेक मतलब भी आप कह सकते हैं दोपहर। एट सनराइज मतलब सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, रात, आधी रात। ये सब क्या दिन के भाग हैं। तो लगभग दिन के भाग के लिए हम सबके साथ क्या लगाते हैं, एट, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन ये है कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग आ जाए, तो आपका सवाल होगा सर मॉर्निंग इवनिंग भी तो है, तो इसी वजह तो मैंने कहा। तो मॉर्निंग और इवनिंग अगर आ जाता है तो इसके साथ हमको एट नहीं, इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, इन। जैसे हम नहीं कह सकते एट द मॉर्निंग, हम नहीं कह सकते एट द मॉर्निंग, हमें क्या कहना होगा, इन द मॉर्निंग। हमें क्या कहना होगा, इन द इवनिंग, ठीक है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो कहता है कि अगर इसके बाद, ठीक है, क्या लिखा है, तो लिखा है कि इफ़ डे एंड डे इट इज़ मेंशन विथ इवनिंग और मॉर्निंग यूज ऑन। कह रहा है कि अगर कोई डे हो, कोई डेट हो, ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग के बाद या फिर पहले, साथ में पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लिखा हुआ मिल जाता है कोई डे या फिर कोई डेट, तब हमें क्या करना होता है, तो हमें इसके साथ क्या लगाना है, ऑन लगाना है।
फिर हमारा यहाँ पे इन गलत हो जाता है मॉर्निंग और इवनिंग के साथ। जैसे देखें यहाँ पे मॉर्निंग आया है, लेकिन मॉर्निंग से पहले ये क्या गया, क्या कोई डे है या नहीं है संडे। तो मैंने क्या बताया कि इसके साथ कोई डे हो जाए, डेट हो जाए, कोई दिन हो, कोई तारीख हो, तब हमको क्या लगा देना है, ऑन। और जब मॉर्निंग और इवनिंग के साथ कोई डे और डेट नहीं हो तब हमको लगाना है इन, जो कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, संडे के बाद क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग। और जब संडे के बाद मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से पहले संडे आ गया तो कोई एक दिन आ गया, तब हमें क्या लिख देना होगा, ऑन। इन द सेम वे यहाँ देखिए इवनिंग है, इवनिंग के बाद ये क्या लिखा हुआ है सेकेंड में, तो 2 मई क्या है, ये तारीख है। तो जब डेट आ गया तो क्या लिख देना हमें, ऑन। आ गई बात समझ में। फिर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कहता क्या है, तो देख लें। कहता है कि डोंट यूज़ एनी प्रिपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कि निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके साथ हमें प्रिपोजिशन कभी भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ग्रामर नहीं देता है। जो निम्नलिखित वर्ड्स लिखे गए हैं बेसिकली ये होते एडवर्ब हैं, इस वजह से निम्नलिखित शब्दों के साथ हमें कभी भी क्या इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी प्रिपोजिशन इस्तेमाल करने का, यूज करने का अलाउ हमें ग्रामर नहीं करता इंग्लिश ग्रामर। जैसे देखिए क्या लिखा है, टुडे, टुमारो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग, ऐसे बना सकते हैं ना। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, पास्ट मंथ, ऐसे बना सकते हैं बहुत। दिस मॉर्निंग, डैट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग्स, दिस दोज इवनिंग्स, ऐसे बना जा सकता है। टुनाइट, टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग। तो अगर ऐसे कुछ शब्द आपको मिल जाते, बेसिकली ये होते क्या हैं, तो ये सब के सब जितने भी लिखे गए हैं ये सब के सब एडवर्ब हैं। और एडवर्ब कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता है, तो कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करने देता है। और जब हैं ये एडवर्ब तो प्रीपोजिशन आएंगे नहीं। तो कभी कभी आपको क्या करता है, ये ब्लैंक दे करके पूछ लिया जाता है कि इससे पहले ब्लैंक दे दिया जाए और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और चौथा ऑप्शन होता है नन। तो आपको क्या टिक करना होगा, नन। जैसे टुमारो, टुमारो के साथ देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ऑन। क्या ऑन सही है, तो आपका आंसर अब तक आना चाहिए, नो सर सही नहीं है। तो यहाँ पे इस ऑन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। वैसे देखिए लिखा हुआ दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया, हमने क्या बताया, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, इससे तो बनाया जा सकता है ना, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है। वैसे क्या बनाया जा सकता है, लास्ट वीक बनाया जा सकता है, लास्ट ईयर बनाया जा सकता है, ऐसे बहुत बन जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये मिल जाए तो आपको क्या करना है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, तो ये है एडवर्ब। तो क्या यहाँ जो लिखा गया ऑन सही है क्या, नहीं, तो इसको हमें क्या कर देना है, गलत। आपसे बेसिकली ये जब क्वेश्चन पूछेगा पेपर में तो आपसे क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा। ठीक है, कि यहाँ ये ब्लैंक दे देगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, पहला इन, सेकेंड होगा ऑन, थर्ड होगा एट और फोर्थ होगा नन। तो आप क्या टिक करेंगे इन चारों में से, तो आपका आंसर आना चाहिए सर नन टिक करेंगे हम। क्या टिक करेंगे हम, नन करेंगे। नन टिक करने की वजह क्या है, क्योंकि हमें पता है कि सर लास्ट नाइट अगर आ जाए तब हमको क्या लगाना है, तो कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की इजाज़त हमें ग्रामर नहीं देता। और जब ग्रामर इजाज़त नहीं देता है तो हमें कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सारी चीज़ें। फिर देखिए अब कहता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगेंस्ट। क्या कह रहा है, अगेंस्ट और अबाउट, ये 2 प्रीपोजिशन और है हमारे पास। इसके बाद हमारा जनरल प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, फिर हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि अगेंस्ट। अगेंस्ट कहने का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। अगेंस्ट कहने का मतलब क्या है, प्रतिकूल। जैसे हमने कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल। सेल मतलब समझते हैं ना, जो नाव को भगाते हैं पानी में, नदी में सेल करना कहते हैं उसी को। कह रहे हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल डैश करंट। करंट के प्रतिकूल, करंट के प्रतिकूल मतलब खिलाफ, कि करंट इधर से आ रहा हो आपको जाना इधर हो, तो इसी को कहते हैं प्रतिकूल। कि करंट आ रहा हो उल्टे साइड से, आपको जाना हो करंट के साइड, तब इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिकूल। और प्रतिकूल है तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, और जब अपोजिट बताना है तो हम क्या लिखेंगे, अगेंस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट कि ये टफ है, ये मुश्किल है करंट के प्रतिकूल सेल करना। फिर कहता है
के विरुद्ध। आपने कहा आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, कि मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूँ, मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूँ। तो के विरुद्ध के भी सेंस में हमें अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है। फिर कहता है तीसरा यूज क्या है कि सहारा लेकर के या टेक लगा करके रहना। तो सहारा लगने और टेक लगाने के सेंस में भी क्या होगा, तो हमको लिखना है अगेंस्ट। जैसे डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू में फॉल डाउन। कह रहा है कभी कभी होता क्या है कि हम जाते हैं आराम से रेलिंग पे पूरा भार दे दिए, तो वैसे ही केस में कह रहे हैं कि भाई तुम रेलिंग पे लद मत जाओ, रेलिंग पे ज़्यादा सहारा लेकर के खड़े मत हो जाओ, क्या हो सकता है तुम गिर भी सकते हो। तो कह रहा है डोंट स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब क्या, सहारा लेकर के खड़ा होना, यहाँ है टेक लगा करके खड़ा होना। तो क्या यहाँ पे हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सहारा लेकर के टेक लगा करके है तो कह सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने कह दिया कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू मे फॉल डाउन, कि तुम सहारा रेलिंग का सहारा लेकर के खड़े मत हो, तुम गिर सकते हो। आई थिंक आपको ये अगेंस्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट है जनरल प्रिपरेशन का। बाकी हम बीच बीच में अभी करते रहेंगे, ऐसा नहीं प्रिपरेशन खत्म हो, अभी तो फिक्स प्रिपरेशन है, फ्रेजल वर्ब है, बहुत है अभी, ठीक है। देखिए कहता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई यूट्यूब पे इतना पढ़ाया भी होगा, क्योंकि सारे हवाबाजी करने आते हैं और बस चले जाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि सब लोग पैड कोर्स लॉन्च कर देते हैं और मैं आपको पैड की प्रीमियम क्वालिटी वही पैड का दे रहा हूँ। इस वजह से ढंग से पढ़िए और समझिए। जहाँ डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करें वीडियो पे, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अबाउट। अबाउट कहने का मतलब 3 मतलब है इसका भी। क्या क्या मतलब है, तो पहला कहता है के बारे में, के बारे में। जैसे मैंने कहा आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस सेशन भी चलाई जाएगी, इसकी प्रैक्टिस सेशन भी होगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लैंक में, ठीक है। तो आप बस देखते रहिएगा, 100-150 क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा अबाउट के बारे में, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो के बारे का जब सेंस होगा तो भी हम अबाउट लगाएंगे। फिर लगभग का सेंस होगा, अप्रॉक्सीमेशन का सेंस होगा, अप्रॉक्सीमेटली का सेंस होगा, ठीक है। तो भी हम क्या लगाएंगे, तो भी हम अबाउट लगाएंगे। जैसे हमने कहा इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि यह लगभग 100 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, दिल्ली से। कहाँ से दूर है, दिल्ली से 100 किलोमीटर। तो क्या यहाँ पे लगभग का सेंस है या नहीं है, तो लगभग का सेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अबाउट लगाएंगे। नेक्स्ट है कि अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बताता है कि ऐसे कार्य को जो तुरंत होने वाला है। जैसे हमने कहा आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, कि मैं नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये तुरंत होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए अबाउट आ गया, ठीक है। तो अबाउट के बारे में हमें 3 चीज़ बातें याद रखनी है, के बारे में, लगभग, और जब कोई कार्य तुरंत होने वाला हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तीसरे नंबर। फिर हम फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं कि हम किसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे एडिक्टेड के साथ क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि माय फादर इज़ एडिक्टेड टू, ठीक है, एडिक्टेड टू। वैसे ही आएगा अकॉर्ड, और भी मान लें जैसे हमने कहा अफेक्शन या अफेक्शनेटली अक्वेंट विथ, ठीक है। बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपसे पूछा जाता है पार्ट इन का यूज, पार्ट फ्रॉम का यूज, कि पार्ट यूज का यूज है। फिर आपसे पूछा जाता है अग्री का, अग्री विथ, अग्री टू। वैसे ही पूछ लिया जाता है एंग्री का, एंग्री विद, एंग्री टू, इस तरीके से। तो हमें देखना है कि विद का कहाँ आएगा, टू का कहाँ आएगा, एंग्री विद का कहाँ आता है, टू का कहाँ आता है, अग्री है, ये अग्री है, ये एंग्री है, ठीक है। तो यही तमाम चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि कल स्टार्ट होगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से ये भी करनी थी, इसका ज़रूर आप रिस्पॉन्स करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई वीडियो देख भी नहीं रहा हो, क्योंकि जब टॉपिक ख़त्म होता है उन लोग को लगता है कि बकवास की बातें होने लगती हैं। हम चाह रहे हैं ये कि हम 1-2 दिनों में आपको हिंदी की भी वीडियो अपलोड करें। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की वीडियो अपलोड हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे, ठीक है, हिंदी लिख करके।
और हिंदी बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हिंदी में जो हम स्टार्ट करेंगे आपको संधि से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हिंदी का वीडियो आप डालिए, तो मैं बनाऊंगा। 1-2 दिनों से स्टार्ट कर दूंगा उसे, और लगातार मैं पूरा ही ग्रामर कराऊंगा। ग्रामर क्या, लिटरेचर भी कोशिश करूंगा, टाइम मिला तो इधर टाइम तो मिल ही जाएगा अभी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ हिंदी चाहिए, तो हिंदी लिख करके बस कमेंट कर दें आप, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।